बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए यूनिट पर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 10+2 का बहुत ही क्रिएटिव चैप्टर है और ये माना जाता है कि टफेस्ट चैप्टर्स में से उसको जो है इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक बेसिस चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। और आपको पता है या नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में दो पैरामीटर पर बेसिस चैप्टर होते हैं। एक तो हमारे होते हैं लॉजिक बेसिस और दूसरे हमारे होते हैं कैलकुलेशन बेसिस। तो जिसमें लॉजिक में ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन में कम टाइम लगता है, वो चैप्टर हमारे टफ होते हैं। जबकि इसका उल्टा, जिसके लॉजिक में टाइम कम लगता है और सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लगता है, वो चैप्टर हमारे इजी माने जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो हमारा है ना, रिलेशन एंड फंक्शन है, ये लॉजिक बेसिस है। रिलेशन एंड फंक्शन हुआ, उसके बाद में 3D ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, these आर लॉजिक बेसिस चैप्टर हैं। इसीलिए बच्चे इन चैप्टर से भागते हैं, कम पढ़ते हैं या सही से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना। माइंडसेट उनका अलजेब्रा में है, कैलकुलेशन में है, वो कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स को ढूंढते हैं और इनमें उस हिसाब से कैलकुलेशन है नहीं, लॉजिक ज़्यादा है, इसलिए भागते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भागिए मत, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। एक बार आपका माइंड से लॉजिक पढ़ने के लिए हो गया ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ आराम से इजी वे में गेटअप करते चले जाओगे। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो का। मैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा पहले आपको रिलेशन के बारे में बता देता हूँ कि रिलेशन हमारा होता क्या है। चलिए, इस वीडियो में बेसिकली मैं रिलेशन पर ही बात करूँगा कि रिलेशन हमारा क्या होता है। रिलेशन का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन लिखा जाता है, कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द रिलेशन। लेकिन जो मैथमेटिकल अप्रोच है बच्चों, वो रिलेशन कहता है पहले आपके पास दो सेट होने चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई सेट हमारा ये है, समथिंग कुछ एलिमेंट इसमें है, और बी भी हमारा दूसरा सेट है ना, समथिंग कुछ एलिमेंट यार इसमें है। दोनों फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो। ज़्यादातर लोग फाइनाइट सेट ही कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन R इज इक्वल टू हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A बिलोंग्स टू पहले फर्स्ट सेट एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ठीक है, यही हमारा रिलेशन होता है। R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट जो ये पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे सेट से आएगा। अच्छा, ये आता कैसे है यार रिलेशन? हम कैसे किसी सेट का रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? तो पहले आप जानो रिलेशन के लिए कि हम पहले उसका क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए भी दिया है, बी भी दिया है, अब लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, उसने लिखा ऑर्डर पेयर ए कामा बी है ना, सच दैट फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट जो है बिलोंग करता है गया सेकंड सेट से। ये हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया कि दो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसने मैथमेटिकल अप्रोच के फॉर्म में क्या डिफाइन किया है, ए कामा बी ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी ये बात है बच्चों कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको एक सेट ही मिलता है और रिलेशन इसका क्या होता है, सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें पहला चीज आप यही चीज लिखोगे कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात हमारी हो गई। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, अन्यथा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। दोनों में से अगर जो कोई भी एक क्या आ गया, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तीसरा चीज ए क्रॉस, अगर जो आप दोनों का इंटरसेक्शन लो, यानी कि ए और बी दोनों में से आप मान लो इफ अगर जो बी इक्वल टू मान लो हमारा नॉन एम्प्टी वो एम्प्टी सेट है,
तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हो तो ये इंटरसेक्शन ही फाइव, ये मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा फाइव मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में से। तो हम यही चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर जो हम रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं दोनों सेट में या एक ही सेट पर पर्टिकुलर, तो उस सेट का उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। जैसे एक पर ही आप रिलेशन डिफाइन करना चाहते हो तो यार एक राशि होगा, दो सेट हैं ए और बी तो एक राशि भी होगा, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये दिमाग रखना है कि हमारे दोनों वो जो सेट हैं वो नॉन इम्पीटिव होने चाहिए, अन्यथा वो इम्पीटिव रिलेशन आ जाएगा, बात वैसे खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है वो भी ए कमा बी से ही लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा है बच्चों वो हमारा लिखा जाता है ए कमा बी, ठीक। दो एलिमेंट का पेयर वो ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें भी एक नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा कि ए कमा बी कैन नेवर इक्वल टू बी कमा ए। ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कभी कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में हमारा है ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना। ऑर्डर ट्रिपलेट में वहाँ पर जो है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के कार्डिंग हम उसको डिफाइन करेंगे। चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में हम इस पर तुरंत क्वेश्चन करेंगे, एक दो सवाल करेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समराइज हो जाए बच्चों, ठीक है। चैप्टर में कुछ बहुत भारी नहीं है यार, कुछ इसको इतना बड़ा इशू मान करके या इशू बना करके मत पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, उसमें तीन सेट होते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट हमारे उसमें तीन सेट होते हैं बच्चों। मान लो कि ए और बी और सी, यार ये तीन सेट हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आपको एक सेट ही मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलने वाला क्या है, ए बी सी, सच दैट पहला एलिमेंट जो है पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, और तीसरा एलिमेंट जो हमारा तीसरे सेट से आएगा। दिस इज आवर ऑर्डर ट्रिपलेट। उसके बाद में अब कुछ एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और उस पर मैं रिलेशन डिफाइन करूँ, हम लोग थोड़ा चेक कर लें। उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें लिखा यार, कुछ उसमें कह दिया ए इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 2 और ये 3, और दूसरा सेट हमारा बी इज इक्वल टू उसने कहा है 3 4 और ये 5 कहा। तो आप ए क्रॉस बी अगर जो करो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक। और दूसरा सेट हमारा हो जाएगा 3 4 और ये 5। अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो देखो 1 का 3 से होगा, 1 का 4 से होगा, 1 का 5 से होगा। तो आप लिखोगे 1 3 1 4 और उसके बाद में 1 5। दूसरा आप लिखोगे 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 4 और ये हमारा हो जाएगा 2 5। फिर तीसरा आप लिखो 3 3, फिर क्या होगा 3 4 और उसके बाद में हमारा हो जाएगा 3 5। तो कुल मिलाकर के अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पर उसने कोई रिलेशन डिफाइन किया है, मान लो कि आपको ये रिलेशन पता करना है यार, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पहले कह दिया है ना, मतलब दोनों सेट देता है उसके बाद ही नीचे रिलेशन को डिफाइन कर देता है। एक रिलेशन मान लो उसने डिफाइन किया, ये ए वाला है, सम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कुछ उसने कहा, एक तो उसने कह दिया सम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ठीक, या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 का है, सम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, यानी दो नंबर का सम 5 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो आपका जो एक पहला रिलेशन होगा वो क्या मिलने वाला है, r इज इक्वल टू 3 4 कम है ना, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, 4 1 5, ये भी बराबर है लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, 5 1 6 एक ही होगा, है ना, 2 3 5 नहीं होगा, 2 4 6 है ना, ये होगा, 7 हो गया, ये भी 6 है, ये भी 7 है, ये भी 8 है। इतने ऑर्डर पे हमारे इंक्लूड होंगे इस रिलेशन में। 1 5 2 4 1 5 2 4, फिर क्या हो जाएगा 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 5 हो जाएगा। तो आप फिर से चेक कर लेते हैं यार, जो हमने ये सेलेक्ट किया है कि हमारा सही है ना,
दोनों ऑर्डर पेयर का सम 6 ही है या 5 से ज़्यादा ही है। देखो ये तो कम है, ये भी कम है, मतलब बराबर है, तो इसको लिया नहीं जाएगा, कहना ग्रेटर देन होना चाहिए। 5 1 6, हाँ 2 3 5 नहीं लिया जाएगा, 2 4 6 लिया जाएगा, 2 5 7, हाँ जी ठीक है, 3 3 6, हाँ जी ठीक है, 3 4 7 और 3 5 8। जी हाँ बच्चों, तो ये हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन हमको मिला एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस मेंशन्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आया है एक रास्ते, ये उसका क्या है, ये उसका एक सबसेट ही तो है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। हाँ बस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अगर जो आप रिलेशन फाइंड आउट करना चाहे तो दो सेट के बीच में या एक ही सेट के बीच में, दो सेट हैं ए और बी सपोज कर लो, तो एक क्रॉस बी होगा। अब जो रिलेशन आप डिफाइन करोगे वो उसका सबसेट होगा, या एक ही सेट है ए ही है तो आपको एक क्रॉस ए करना होगा, तो जो रिलेशन आप डिफाइन करोगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। लेकिन अगर जो दोनों में से ए और बी दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो गया तो रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, फिर उसमें कोई चीज डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो दो सेट है, मान लो ए और बी, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो भी इनफाइनाइट सेट ही देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लो एक नोट में मैं बताया देता हूँ, इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग वैसा कि इफ ए इज इक्वल टू, भाई इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है और बी में भी कितने एलिमेंट है, बी में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो जो मुझे ए क्रॉस बी मिलेगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर, तो ऐसे ऑर्डर पेयर कमा ये मुझे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर मिलेंगे, है ना। क्या मिलेंगे मुझे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए बिल्कुल लिख लीजिएगा इस बात को, मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन कोई और मैं और कर देता हूँ। उसने कहा यार बी वाले में क्या कहा है कि उसने कहा प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ, उसने कहा 12 कर दिया कि यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 12 के बराबर है या 12 से बड़ा है। तो देखो 3 1 जा 3 कम है, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। यानी ये दो ऑर्डर पेयर हमको मिलेंगे। जो दूसरा रिलेशन, ये मेरा पहला रिलेशन है बच्चों, और दूसरा रिलेशन हमको क्या मिलेगा, R2 = ऑर्डर पेयर। यहाँ से देखो यार 3 4 जा 12 है ना, 12 के बराबर है, और 3 5 जा 15, 12 से बड़ा भी है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 5 4 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 3 5। तो इस तरीके से ये दोनों रिलेशन हमको मिल गए। बेटा ऐसे ही आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा तभी समझ में आएंगी चीजें। चलो मैं मिटा देता हूँ, आगे मैं बात करता हूँ। तो एक इस तरीके से, चलिए ऐसा एक रिलेशन आप दे सकते हैं या मान सकते हैं, एक रिलेशन ऑर्डर ट्रिपलेट निकालते हैं। कोई ट्रेडिशनल अगर जो आप ले लिया जाए, ट्रेडिशनल एग्जांपल जैसे मान लिया जाए सेट ए जो है अलग अलग सेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए इक्वल टू, फिर उसने क्या कहा x y, ठीक, और ये z, और दूसरा सेट हमारा जो है b इक्वल टू कहा है इसमें 1 2 और ये 3। तो यार a क्रॉस b पहले कर दो, a क्रॉस b, a में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, b में भी 3 एलिमेंट हैं। मैं एक रिजल्ट उससे बताने वाला हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा थ्योरेटिकल लिख करके तो हो सकता है आपको थोड़ा भारी लगे, इसलिए मैं सीधा एक क्वेश्चन लिख करके समझा रहा हूँ उस चीज को। आपको क्या मिलेगा, x1, ठीक, फिर होगा ये x2, x, 2, फिर x, 3, यहाँ पे देखो x का 1 से होगा, फिर x का 2 से होगा, फिर x का क्या होगा 3 के साथ होगा, फिर y का 1 से, y का 2 से, y का 3 से, फिर z का 1 से, z का 2 से, z का 3 से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका इस सीक्वेंस में होगा। तो ये x3 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा y1
फिर ये हमारा हो जाएगा y2 और उसके बाद में हमारा हो जाएगा ये y3। अब आप करो यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, एक नोटिस, मतलब कि एक नोट थ्योरम मैं यहाँ से बताने वाला हूँ कि कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6, लेकिन नहीं यार जेड वाला तो अभी छोटा है, जेड वाला ले लो। जेड वाला क्या हो जाएगा z1, फिर क्या हो जाएगा z2, फिर क्या हो जाएगा z3। तो कुल मिलाकर के मुझे मिला क्या 1 2 3 4 5 6 3 9, यानी कि 3 एलिमेंट इसमें भी है 3 एलिमेंट इसमें भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आया है, कितने एलिमेंट आया 9 एलिमेंट आए। यानी कि अगर जो लेट आप एक नोट में करके लिख लीजिए कि एक कोई सेट है और ए के पास कितने एलिमेंट आए हैं, ए के पास m एलिमेंट हैं, और यहाँ दूसरा सेट हमारा b है, b के पास कितने एलिमेंट हैं, वो n एलिमेंट। ये लिखने का तरीका है कि m का मतलब इस सेट के पास m एलिमेंट है, n का मतलब इस सेट के पास n एलिमेंट है। तो बच्चों a क्रॉस b में यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, वो m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी कि कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n एलिमेंट होंगे। यानी कि जो उनके, आप इसको इस तरीके से समझो कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में करूंगा तो मुझे एक सेट ही तो मिलेगा ना यार, मुझे एक सेट मिल रहा है इस तरीके से, तो जो सेट मिलेगा वो m बाई n का मिलेगा। जैसे यहाँ पर मुझे 3 एलिमेंट दिखे, इसमें भी 3 एलिमेंट लिखे, तो इनके जो है मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो सेट मुझे मिला वो 3 3 या 9 एलिमेंट मिले, यानी दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो वही कहने का मतलब है कि m इंटू n एलिमेंट होंगे, यानी दोनों का जो नंबर होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद में बच्चों हमारा होता है किसी सेट का इनवर्स रिलेशन आप डिफाइन करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा यार एक चीज मैंने बता दिया, यहाँ से मिटा दिया, मैं इसका डोमेन और रेंज बता देता तो और अच्छा होता, ठीक है। इसी में से मैं डोमेन और रेंज इसका क्लियर कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले देता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा x1, फिर क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा हमारा x3, उसके बाद में y1 y2 और फिर क्या हो जाएगा y3, फिर हमारा क्या हो जाएगा यार ये z1 z2 और ये हमारा क्या हो जाएगा z3। तो कुल मिलाकर के आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डोमेन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सब डोमेन होते हैं, जितने सेकंड एलिमेंट होते हैं सब रेंज होते हैं, ठीक है। और सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम कोडोमेन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के सारी चीज आप यही से बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसको डिफाइन किया गया बेसिकली। तो जो हमारे डोमेन होते हैं ना, डोमेन ऑफ आर, वो पहला आप लिखोगे कि इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो मुझे क्या मिल रहा है डोमेन में। यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है x पहले मिला है, फिर यहाँ पर y मिला है, उसके बाद में ये z मिला है। यानी कि फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट हैं वही डोमेन होते हैं, है ना, आ जाते हैं। तो x, y, ये z। और रेंज क्या होता है इसका, रेंज देखो, रेंज ऑफ r, जो मुझे वही रिलेशन ही तो मिल रहा है ना मेरा। मान लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने किया और सारे इसके जितने एलिमेंट हैं सब मेरे रिलेशन में आ गए, है ना, ही है। ऐसा रिलेशन डिफाइन किया कि सारे ऑर्डर पेयर उसमें सेलेक्ट हो गए, तो भाई यही हमारा क्या बन जाएगा, एक रिलेशन भी बन जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। तो जो मेरा रेंज होगा यार वो क्या मिल रहा है भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो रेंज हमारा हो जाएगा 1 2 3। और तीसरी बात रही यार जो कोडोमेन होता है ना, कोडोमेन जो होता है हमारा ऑफ R इज इक्वल टू वो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, यानी यही बात आ जाएगी, ये 1 2 ये 3। अच्छा इनवर्स रिलेशन जो होता है, इनवर्स रिलेशन में उसका उल्टा होता है। जैसे किसी सेट पर आप इनवर्स रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो भाई मैंने जो अपना वैसे नॉर्मल रिलेशन डिफाइन किया उसमें मैंने क्या बताया था, R is equal to ये ordered where A comma B such that A belongs to A and B belongs to ये सेकंड सेट B कहते हैं। तो बात तो वही रहेगी, लेकिन जब इसका आप इनवर्स रिलेशन डिफाइन करोगे तो ये हमारा हो जाएगा ordered where B comma A हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा B comma A हो जाएगा, B
बी कॉमा ए सच दैट, बाकी तो ए तो उसी नंबर से आ रहा है भाई, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, कोई मैटर नहीं रोल करता, ठीक है। इधर ऑर्डर पे पलट जाएंगे बी कॉमा ए, यानी कि जो पहले जो रिलेशन का डोमेन था वो इनवर्स रिलेशन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज, और कोई बड़ी बात बड़ा चेंजिंग नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये आर इनवर्स निकाला, मुझे आर इनवर्स निकालना है, इसका आर इनवर्स का मतलब वो पूछ रहा है यार क्या बताना है, आर इनवर्स का डोमेन बताना है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन मुझे क्या मिल जाएगा, जो इसका रेंज हो गया है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा यार डोमेन, ठीक, डोमेन रेंज होगा और रेंज डोमेन हो जाएगा, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई और ये जेड हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले कोई रिलेशन डिफाइन कीजिए, फिर आप उसका इनवर्स रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सेट पर उसका इनवर्स रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो मैटर, ठीक है। और कुछ छूट रहा है यार इसमें जो है बी का मान, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा कोडोमेन होगा वो कोडोमेन हमारा यही हो जाएगा, क्या नाम, सेकंड सेट वाला मामला, तो इसमें हमारा सेकंड सेट कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो कोडोमेन भी हमारा ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, आप लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडोमेन इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, अब ये हमारा फर्स्ट सेट बनेगा, ये हमारा सेकंड बन रहा है, ऑर्डर पेयर आप पलट दोगे ना, मैं भी कर रहा हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, यार जैसे मान लो यहाँ पर आर इनवर्स आप पलटना चाहते हो, थोड़ा सा लॉजिक है आप उसको समझ लो, ये देखिए टाइम है या नहीं है उसको समझ लो पहले, आर इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सारे ऑर्डर पेयर पलट गया, ये क्या हो जाएगा 1x, फिर ये हो जाएगा 2x, फिर ये क्या हो जाएगा 3x, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1y, 1 कमा y, 2 कमा y है, और फिर ये हो जाएगा यार 3 कमा y, फिर यहाँ पर बताओ आपका क्या हो जाएगा 1 कमा z, 2 कमा z, ठीक है ना यार, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 3 कमा z। तो यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें जो पहला था वो इसमें दूसरा है, और इसमें जो दूसरा था वो इसमें पहला था, इसीलिए सारी चीजें इसमें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। तो बच्चों आपने समझा कि मैंने बात कर ली यार इनवर्स रिलेशन, कि किसी सेट पर हमने नॉर्मल रिलेशन निकाला, फिर उस सेट पर हमने इनवर्स रिलेशन भी डिफाइन किया, फाइंड आउट किया, ये मैंने इनवर्स रिलेशन का सीधा सा जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक, और ये मैंने उसका किसी रिलेशन का डेफिनेशन लिखा था, वहाँ से आप सारी चीज देख सकते हैं। भाई एक्स वाई जेड एलिमेंट तो नहीं बदलेगा ना, यहाँ पर आप बताओ यार कि एक्स वाई जेड जो हमारे थे, एक्स वाई जेड पहले भी ए में आ रहा था, अभी ए में ही रहेगा, बस ऑर्डर पेयर बदल गया है। तो जो मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर कभी हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ए कामा बी डज नॉट इज इक्वल टू बी कामा ए, तो कोई चीज़ आपने लिख दिया यहाँ पर कि ये एक्स कामा वाई है, ठीक है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता वाई कामा एक्स, ठीक। चलिए अब अगला हमारे बच्चों तो मुझे बात करना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं इनवर्स रिलेशन, यानी रिलेशन के हमने डोमेन रेंज को डोमेन पर बात कर ली और बड़ी बात हो गई है ना। अगला है जो हमारा 10+2 लेवल पर है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम कैसे करेंगे, हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चों पहला हमारा है रिलेशन में हमारा होता है ट्राइवियल रिलेशन, है ना, हिंदी में जिसको कहते हैं तुच्छ संबंध। ट्राइवियल रिलेशन में हमारे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रिलेशन आ रहे हैं। तो लेट मान लो यार कि हमारे पास ये दो सेट हैं, ए इक्वल टू भाई समथिंग कुछ इसमें है, और दूसरा सेट बी इक्वल टू कुछ समथिंग भाई इसमें है, ठीक है ना। और एक रास बी जब आप करोगे आपको एक रास बी में भी कुछ आएगा, एक रास बी इक्वल टू बी भाई समथिंग कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर कामा है ना, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा इनफाइनाइट तक,
मतलब इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट तो ऑर्डर पेयर आएंगे ही। तो पहला चीज जो हमारा है वो पहला हमारा इम्पटी रिलेशन। क्या हमारा है? इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन को आप क्या कहते हैं? मतलब कि इसमें जो हमारा रिलेशन होगा वो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हमारा 5 होगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी नंबर इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो यहाँ पर, या यहाँ पर ले लो, वैसे आप समझ नहीं पाओगे। 1, 2 मैंने ले लिया और b इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 3, 4 ले लिया। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से देख लो, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, 4, 2, 3, 8, 2, 4 हो जाएगा। अब आप बताओ उसमें क्या दिया है कि प्रोडक्ट क्या दिया? एक रिलेशन ऐसे उसमें डिफाइन किया है कि प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन है 10 से। आएगा नहीं टेंशन है, यहाँ से लिख देता हूँ। प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन है यार किससे? 10 से। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 10 से बड़ा है यार। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 नहीं है भाई। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ना आए तो उसको कहते हैं इम्पटी रिलेशन। एंड इम्पटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। अब हमारा क्या क्या बच्चों? दैट इज इम्पटी रिलेशन। और दूसरा हमको यार डिफाइन करना है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होता है बच्चों? उसमें पूरा रिलेशन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है यार। क्या आ जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है। जैसे ये बी वाला हमारा है, बी वाला यार उसने कह दिया, बी वाला कुछ उसने कह दिया, चलो प्रोडक्ट है इसमें मैं नाम देता हूँ, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कुछ उसने कह दिया ग्रेटर देन 2। दो नंबर का प्रोडक्ट 2 से बड़ा है। 3 1 जा 3, 2 से बड़ा है। 4 1 जा 4, 2 से बड़ा है। 2 3 जा 6, ये भी ग्रेटर देन 2 एंड 2 4 जा आल्सो ग्रेटर देन 2। तो यार इसमें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड हो गए ना। तो इससे जो मेरा रिलेशन बन रहा है वो क्या आएगा यार? जरा ध्यान से सुनना। ये हमारा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया 1, 3, 1, 4, फिर हमारा क्या हो जाएगा 2, 3 और ये क्या हो जाएगा 2, 4। यानी कि भाई मेरे पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और जब किसी रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए ना तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए, दो रिलेशन तो हमारी हो गई। उसके बाद में मैं अगला की बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी भाई मैंने दो रिलेशन पर बात किया है, ज़्यादा बात नहीं की। टाइम चलिए, अगला हमारा है जो नेक्स्ट रिलेशन है, दो वाली बात हो हमारी यूनिवर्सल रिलेशन एंड इम्पटी रिलेशन। हमने आपको क्या होता है क्या कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सब आ जाते हैं, ठीक। और इम्पटी रिलेशन में क्या होता है कि इम्पटी रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं हो जाता। इम्पटी रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है दैट इज लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक। अगला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है बच्चों हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन चीजें हैं। तो चलिए, कोई सेट ए मैं ले लेता हूँ यार। ए में मैंने कुछ मेंबर्स लिख दिया है। ए इक्वल टू से ये 1 2 3 है ना। चलो ठीक है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं होगा। और इसमें हमारा पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए भी तो वहाँ पर हो चुका है, सी वाला में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है बच्चों? R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, A such that each A मतलब belongs to the set, है ना। यानी कि यार इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, हर एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए बच्चों। उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए। यानी R इज इक्वल टू, अगर जो मान लो इस सेट पर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हो ना तो आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे
1 1 1 2 1 3 है, नहीं है, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3, फिर होगा 3 1 3 2 3 3। लेकिन हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, यानी कि इस पर जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा इस सेट पर, ये हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 हर एलिमेंट का डबलेट मिल गया, उसके बाद आप कुछ भी लिखो तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, 1 2 लिख दो, 2 3 लिख दो, फिर भी ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमारा डी का सिमेट्रिक रिलेशन, क्या हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर जो ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इंप्लाई दैट भाई बी ए से रिलेटेड होगा, यानी कि आप इस सेट पर ले लो सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे मान लो उसमें हर ऑर्डर पेयर का उल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। एक रिलेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया R इक्वल टू, ये हमारा है ऑर्डर पेयर, उसने कहा ये 1 2, ये हमारा क्या लिखा है ऑर्डर पेयर, ये 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। ठीक, उसने कहा है 2 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 2। अब उसने कह दिया 1 3 और आप कह दो कि क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं भाई ये सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर का अपोजिट नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, क्या कहा ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और 2 3 से रिलेटेड है तो भाई 3 2 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड नहीं है। तो आप जब इसको कहोगे कि भाई इसमें 3 1 से रिलेटेड हो, तब ये हमारा क्या होगा, तब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमारा है एक ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारा कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो ठीक है, डेफिनेशन में पहले लिख देता हूँ, ई वाला ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है भाई कि ए अगर जो बी से रिलेटेड है, ए किससे रिलेटेड है, बी से, और बी किससे रिलेटेड है, बी रिलेटेड टू सी, तो इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए कि ए सी से रिलेटेड हो। भाई ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, एक बार ध्यान रखना हमेशा। अब पता चल रहा है किसी रिलेशन में ए बी और बी सी मिल रहा है, ए सी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही एक ऐसा केस है जब ट्रांजिटिव नहीं होता कि भाई ए बी बी सी एग्जिस्ट कर रहा हो रिलेशन में, लेकिन यार ए सी ना मिल रहा हो, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर केवल ए बी है बी सी ए सी, केवल ए बी है बी सी नहीं तो ए सी की कोई बात नहीं, तो वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ए बी और बी सी के ऑर्डर पेयर जो एग्जिस्ट हैं, लेकिन ए सी का ऑर्डर पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ट्रांजिटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे एक रिलेशन में इस पर भी लिख देता हूँ, इसी सेट पर मैं लिख रहा हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि ये 1 2, फिर कहा 2 3, फिर उसने कहा 1 3, है नहीं। मैं ज़्यादा लंबा कुछ नहीं चेक करूँगा, थोड़ा एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ जाओ। जैसे देखो यार 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड होगा, यानी ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा, ना कि सी ए से रिलेटेड होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे लिखा ना ए बी से, बी सी से, तो ए सी से, ना कि सी ए से, ए सी से रिलेटेड होगा। सिमिलर इन सेम मैनर, है ना, वी कैन प्रोसीड दिस एग्जांपल। हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से होगा, ना कि 3 1 से होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद में बहुत एक्चुअल ट्विस्ट की कहानी आ रही है बच्चों, मैं बता दूं आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन वो क्या होता है, यानी नाम से ही पता चल जाता है जो सिमेट्रिक का एंटी हो। सही बात है, चलो अभी देख रहे हैं कि उसमें होता क्या है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है ना, ये तक हो गया, जो भी है यार एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों कि यार अगर जो ए बी से रिलेटेड होगा, लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, यानी यार सिमेट्रिक का जो सिमेट्रिक ना हो। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए बी से रिलेटेड है
और बी ए से रिलेटेड तभी होगा जब ए इज इक्वल टू बी हो। ठीक है, अब कोई एक सेट हमने ले लिया यार, ए इज इक्वल टू, चलो मैंने 1 2 और 3 कर दिया। अब आप ए क्रॉस ए करना चाहते हो, है ना, तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन पेपर बना रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट का नाम ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक्स वाई प्लेन में सारा काम आप कर रहे हो। इसमें कितने एलिमेंट हैं यार, 3 एलिमेंट हैं, तो कुछ काम ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, चलो जी ठीक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी लिखा 1, इसमें मैंने लिखा 2 और इसमें मैंने लिखा 3। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है यार, एक सेट अगर तो ये ए बना रहा है तो दूसरा ए हो जाएगा, इधर ए और इधर भी ए। चलो जी ठीक है, अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो यार, तो पहले 1 का 1 से क्या हो जाएगा 1, 1, फिर 1 का 2 से क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है, और फिर 1 का 3 से तो ये क्या हो जाएगा 1, 3, फिर 2 का 1 से करो तो क्या हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, ठीक है, तो दूसरा ये हमारा हो जाएगा 2, 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, 3। फिर एक बात यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, 1, फिर ये क्या हो जाएगा 3, 2, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 3, 3। तो बच्चों क्या मिल रहा है यार यहाँ से, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो 1 2 का उल्टा, यहाँ देखो 2 1 मिल रहा है, ठीक है, फिर 1 3 का उल्टा या 3 1 मिल रहा है, आया जी, और फिर यार 2 3 का उल्टा 3 2 मिल रहा है। लेकिन ये सब देखो जो ये डायगोनल के पेयर हैं, ये देखो जो डायगोनल वाले हैं, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2, और 1 3 का उल्टा क्या है 3 1। अब 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही है, 2 2 का तो 2 2 है, 3 3 का तो 3 3 ही है। अब एक बात यहाँ से निकलती है कि जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है ना, उसमें डायगोनल पेयर अलाउ होते हैं, और लेकिन सिमेट्रिक में डायगोनल पेयर नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। यही दोनों में अंतर है, इसमें डायगोनल पेयर इंक्लूड किए जाते हैं, अलाउड होते हैं, और इसमें डायगोनल पेयर अलाउड नहीं होते हैं। हाँ, एंटी सिमेट्रिक है तो यार वो सिमेट्रिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक कभी एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये एंटी सिमेट्रिक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो 1, 1 का अपोजिट 1, 1 खुद ही है, 2, 2 का अपोजिट वो खुद ही है, 3, 3 का अपोजिट वो खुद ही है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप दिमाग में ये रखिएगा कि इसमें डायगोनल के पेयर अलाउड होते हैं, इसमें डायगोनल पेयर अलाउड नहीं होते, किसमें सिमेट्रिक में। चलिए अब मैं यार इसको मिटा देता हूँ, कुछ बच क्या रहा है भाई रिलेशन में तो आगे जो बच रहा है अभी तो हमारा बच रहा है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद में ही तब रिलेशन का यूनिट फिनिश माना जाएगा। फिर उसके बाद में हम इस पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर भी बात करेंगे बच्चों, है ना। तो चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो ऐसा है कि आज की वीडियो में मैंने यहाँ तक बात किया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तक, बाकी अगले वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो हमारा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप लोग इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से फोकस करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।